पर्दे के पीछे रहकर काम करने वालों में से हैं ये। तो इन्होंने संग धुनी से स्वयं शुरुआत की थी, टाइम पर ये पूरा हुआ। और आगे के जो है, जो नहीं सुन पाए थे, तो मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा शंख बजाते हैं वो, कम से कम एक बार और बजाएंगे वो, एक बार शंख बजा के करें, उसके बाद मैं मुख्य वक्ता के लिए आमंत्रित करूंगा। चलिए, आप लोगों को विचार को ध्यान में रखते हुए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसी से प्रारंभ और उसी से पूर्णता। हीरालाल भाई और साहब, एक बार योग शिक्षक के लिए जोरदार तालियां हो जाए पूरे सदन की तरफ से। बहुत सुंदर क्लास हुई है। आदरणीय रामकृपाल पटेल भाई साहब ने बहुत बहुत अभिनंदन। सुंदर योगाहार कार्यक्रम की तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आमंत्रित करें। भाई को है, बदल गया ना, दे दिया आपको। तो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं जो आदरणीय श्री प्रतीक गुलांदे जी, आप जिला नागपुर महाराष्ट्र से हैं। और शुरुआत में सबसे पहले आप जुड़ गए थे, तो उनको धन्यवाद है, आभार है। इनका जो विषय है वो गाय आधारित भारतीय बागवानी खेती है, और खासतौर से नागपुरी संतरा पर मार्गदर्शन इनका। और हमारे जो सांवले जी हैं, यदि दूसरे नाम से जुड़े हों तो आके इनके बारे में, हमारे गुलंदे जी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से उनका परिचय देने कष्ट करेंगे, क्योंकि उस नाम से तो दिख नहीं रहे हैं। नहीं है, नीलकंठ साबळे भैया है, आ जाएंगे। ओम धन्यवाद हीरालाल भाई साहब जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं थोड़ा ये मौसम खराब होने से लेट जुड़ा हूँ, तो बहुत आज की योग शिक्षा कक्षा बहुत ही अच्छे रहा। तो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रतीक जी गुलांडे जो नागपुर से हैं, तो उनका परिचय जो कि गोपालन के बारे में उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। और आज वो देवबरडी, मांडवी, कळमेश्वर, नागपुर से जुड़े हैं। तो मैं और अपने गुजरात के गोवंशी जो गोरक्षण है, उससे गोपाल भाई सुतारिया जी से नजदीक से उनका परिचय है। और आज अपने इस योगाहार कार्यक्रम में 2-3 दिन से आदरणीय श्री पवन कुमार सर जी गाय के बारे में और उसके पालने हेतु जो खाद यानी घास रहता है, उसके बारे में चिंता का विषय पूरे देश भर है, वो कैसे दूर होगा। और गाय का महत्व तो सब जानते हैं, पहले से भी जब रामायण महाभारत से गाय का महत्व कितना था, और जब गाय थी तो कितना अपना देश समृद्धशाली था, और आज गाय कम होने लगी तो इसमें कितने ये हो गया है अपना लॉस। तो इसके बारे में हमारे आदरणीय श्री प्रतीक गुलांडी जी तो बहुत अच्छे से अपने को मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं
ये बी एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और उनकी पढ़ाई पीएचडी भी हुई है। अभी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज में भी लेक्चरशिप है उनका। तो इनके बारे में आगे और भी खुद के बारे में भी बताएंगे। तो मैं आगे अपने प्रतीक आदरणीय प्रतीक गुलांडी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने गाय के बारे में और संतरा के बारे में आगे हमें बताने का कष्ट करे, सब सदन को मार्गदर्शन करे। और आज जैसे भी गुलांडे साहब का ये होगा तो प्रश्न उत्तरी भी होगी आखिरी में, और कल भी एक दिन का ये गाय का विषय जो है एक दिन में नहीं होगा, तो 2 दिन भी हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रतीक गुलांडी जी रहेंगे। मैं उनको ये निवेदन करता हूँ। ओम प्रणाम आदरणीय प्रतीक गुलांडी जी। सदन को नमन। परम वावयन्तः श्रेयः परमहास्यतः। कि हम एक दूसरे को सर आपकी आवाज थोड़ी बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा आवाज ये करो सर, आवाज का। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही सर आवाज। जी सर। सदन को नमन। परस्परम वावयन्तः श्रेयः परमहास्यतः। लॉर्ड कृष्णा सेज कि हम अगर एक दूसरे को अगर नरिश करें तो ये जग और भी सुंदर हो सकता है। तो आज का जो योगाहार कार्यक्रम जो लिया है रामकृपाल जी पटेल गुरु जी ने, बहुत ही सुंदर उन्होंने योग पर हमें सिखाया। उनका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विषय में आना चाहूंगा। विषय यह है कि गाय आधारित बागबानी खेती, विशेषतः हम नागपुर जिले से बिलोंग करते हैं। मेरा परिचय आपको साबळे गुरु जी ने दी दिया है, लेकिन उसमें मैं थोड़ा और एड ऑन करना चाहूंगा। मैं 2021 का बी ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद 2023 में मैंने अपना एमटेक मशीन डिजाइन इंजीनियरिंग से पूरा किया। उसके बाद अभी पीएचडी परस्यूइंग के लिए मेरा आगे का सफर रहेगा। तो साथ साथ मैं बचपन से मेरे पिताजी के साथ खेती से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा छोटा सा गांव है, 60 लोगों की बस्ती का गांव है, और वहां पे मुख्यत्वे जो खेती होती है वो संतरे की खेती वहां पे होती है। पहले होती नहीं थी बिकॉज कि पानी नहीं था। तो अभी लोगों ने पानी की व्यवस्था, नजदीक में तालाब है, खुरसा पार करके गांव है वहां पे, वहां से तालाब से पानी की व्यवस्था की। और पुराने समय से हमारा नागपुर जिला होने के कारण संतरे की खेती यहाँ पे होती रहती है। तो संतरा यहाँ का मुख्य पीक है। लेकिन बदलते समय के साथ जब हरित क्रांति की गई थी डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने, तो जो भी मैग्नीशियम सल्फेट या एनपीके हो या अन्य कोई खाद हो, वो सभी खाद का उपयोग बड़ी मात्रा में समय के साथ बढ़ गया है। और जो गाय आधारित जो खेती की संरचना थी वो डिस्टर्ब हो गई है। तो जमीन का जो कार्बन है, वो कार्बन की भी जो मात्रा थी वो बहुत ही कम हो गई है, और जमीन की जो एक हेल्थ है वो बहुत पुअर क्वालिटी की बनती जा रही है। दिन ब दिन हमारे यहाँ लोगों की एक मनस्थिति बताता हूँ कि जैसे ही बसंत ऋतु आता है, आपको तो पता ही होगा कि संतरा में 2 प्रकार के बहार रहते हैं, एक अंब्या और एक मृग बहार। अभी जो अंब्या बहार का जो रहता है, तो उसमें दिसंबर महीने में सभी लोग काश्तकार भाई क्या करते हैं कि पेड़ों को तान पे रख देते, पेड़ों को पानी नहीं देते, और फिर पोटेशियम फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, और उसके बाद वो उस ग्रोइंग में जाता है और फूल आते हैं। तो ये सब केमिकलाइज फर्टिलाइजर के साथ ही वो सभी लोग खेती करते हैं। अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी जमीन का कार्बन है वो उसका कमजोर होता ये लाजमी है। वैसे ही
कुछ किसान लोग फसल लेने के बाद या कोई बगीचा अगर बूढ़ा हो गया उसको निकालने के बाद समर टाइम में वहां पे कल्टीवेटर या नांगरटी करते हैं। तो उस समय भी जो जो पोषक घटक होते हैं वो धूप की वजह से जल के वहां से खत्म हो जाते हैं। तो कहने का एक ही उद्देश्य है कि ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म, सबसे पहले ज्ञान, फिर आया विज्ञान, फिर आध्यात्म, ये तीनों का एक चढ़ता क्रम है। उसमें आध्यात्म की बात की जाए तो हमें छोटी छोटी चीजों पे न रुकते हुए एक विशाल दृष्टिकोण को साथ लेके गाय आधारित खेती करना एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि गाय ये हमारा आध्यात्मिक स्तर है। आध्यात्मिक स्तर मतलब विज्ञान से आगे, जहां पे विज्ञान रुक जाता है वहां पे आध्यात्म की शुरुआत होती है। तो गाय आध्यात्मिक देवता, पूजनीय प्राणी है। तो क्यों है? क्योंकि विज्ञान जो सॉल्व नहीं कर पाया, विज्ञान जो पुष्टि नहीं दे पाया, वो गाय में है। तो गाय एक हमारे लिए दाता है, गाय हमें सब कुछ देती है, इसीलिए गोधन श्रेष्ठ धन है। नैसर्गिक खेती वो गाय आधारित करना, मतलब जो बायोलॉजिकल जो कंटेंट गाय के जीवामृत में है या गाय के, मैं अभी बताऊंगा आगे कि राज्यपाल जी है हरियाणा के, आचार्य देवव्रत जी ने प्राकृतिक खेती निर्माण के बारे में बहुत ही अच्छा काम वहां पे किया है हरियाणा में। और पद्मश्री सुभाष पाड़ेकर जी है हमारे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी निसर्ग खेती में वैज्ञानिक की तौर पे बहुत अच्छा काम किया है। ड्रिप इरिगेशन की बात की जाए तो ड्रिप इरिगेशन ये महत्वपूर्ण चीज है, जो महत्वपूर्ण एक इरिगेशन पद्धति है जो अभी हाल ही में किसानों को उसका लाभ हो रहा है, क्योंकि कम पानी में, और पानी कितना देना चाहिए बहुत से किसानों को समझ में नहीं आता, या उनको लगता है कि फ्लड इरिगेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन तक हमें पहुंच करके उनको बताना चाहिए जो बूंदी का लड्डू होता है, बूंदी का लड्डू जैसे हम उसका जो बनाते हैं तो वो एक बार में वो हाथ में लेके जैसे मिट्टी का लड्डू बन जाए तो उतना पानी जमीन के लिए काफी होता है। जो जमीन के जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म या गांडूर जो होते हैं, केचुए बोलते हैं हम उन्हें, तो वो भी ये एक उनके लिए भी एक सुटेबल एटमॉस्फेयर जमीन के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये सभी छोटी छोटी बातें उसमें रहती है। या उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी, जैसे हम सब्जी भाजी रोटी खाते हैं, हमारा मुख्य अन्न क्या है? दाल चावल रोटी। तो वैसे ही हमें तो पता ही है कि जो पेड़ों का मुख्य अन्न है, एनपीके बोलते हैं हम इसे। तो एनपीके में हम कैसे दे सकते हैं? तो एनपीके के जो 16-16-16 या 15-15-15 के जो सम घटक वाले जो खाद आते हैं, वो न डालते हुए हम जीवामृत या जीवामृत बना के हम डालें। और उसके साथ साथ एक गाय जो है वो 30 एकड़ तक खेती कर सकती है, ऑन रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो गावरानी जो गाय है, मतलब जो देसी नस्ल की गाय है, उसमें गिर, कांकरेज, सेहवाल, थारपारकर, राठी या रेड सिंधी, तो ये सभी गायों के जो उसका जो गोबर है उसमें जो है 500 करोड़ जीवाणु अवेलेबल रहते हैं, अलग अलग प्रकार के फाइबर्स, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, अलग अलग प्रकार के जो भी आवश्यक है जमीन के कार्बन के मूलांक बढ़ाने के लिए, या जो भी उर्वरक है जो जमीन के सेहत के लिए अच्छे हैं। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यही गायों को हम यूज करें, मतलब इन गायों की हम सेवा करें, और गायों की सेवा करके अपने खेत की हम सेहत सुधारें। तो ये गिर और सेहवाल, ये जो नस्ल है, ये इनमें सबसे ज्यादा उनके गोबर में जीवाणु पाए गए हैं जो अपनी खेती के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। उसके साथ साथ सप्त धान्य, उस जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की बैग हम लाते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की बैग न का यूज तो हम करना ही नहीं है, और उसकी जगह हम सप्त धान्य का भी यूज करते हैं। और फंगीसाइड बड़े बहुत से लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो फंगीसाइड के लिए हम जो छाछ है, छाछ को भी यूज कर सकते हैं।
तो ये सभी जो हमारे पास उसके जो केमिकल फर्टिलाइजर की खेती है उसके विपरीत पर्याय हमारे पास उपलब्ध है। जब तक हम ये सभी चीजें, अभी तो हम शुरुआत करेंगे, हम तो पहले तो हमारा यही रहता था कि एनपीके डालना है, एनपीके डालने के बाद बोरॉन डालना है, मैग्नीशियम सल्फेट डालना है, या अलग अलग प्रकार के जो खाद है, जो उर्वरक है, वो हम जमीन को देते हैं और फर्टिलाइज खेती करते हैं। तो ये सभी गलत चीजें हम कर रहे हैं, गलत चीजें हम कर रहे हैं अपने पेट का पालन करने के लिए, क्योंकि सभी को अपना एक अर्थ कमाना होता है और अपने लोभ के लिए हम ये सब चीजें करते थे। लेकिन अभी दिन ब दिन क्या है कि शाश्वत विकास की एक दौड़ चली है। तो शाश्वत विकास के लिए, निरंतर विकास के लिए हमें सबसे पूर्ण एक महत्वपूर्ण बात है ये है कि शाश्वत विकास मतलब कि अभी 20 सालों की खेती नहीं है या कि 15 सालों की खेती नहीं है। कोई भी जनरेशन ये 20 सालों में तैयार होती रहती है। आपके बच्चे या उनके बच्चे सभी 20 सालों में बड़े होके समझदार होके अपने कार्य में लग जाते हैं। तो ये खेती एक निरंतर प्रक्रिया है और ये सालों साल चलने वाली एक क्रिया है। जब तक हमारे खेत चलेंगे तब तक हम चलेंगे, ये मान्यता करना ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए जब अगर आप बीमार हो गए तो आप क्या करते हैं कि आप औषध लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी सेहत सुधारते हैं। लेकिन अगर खेती अभी बीमार है क्या? नहीं, खेती बीमार नहीं है, तो उसको आप औषध क्यों दे रहे हैं? यही बात है कि अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं खेती को अभी से, तो खेती को औषध के ऊपर न चलाए हुए उसको हम उसका जो खाना है वो खाना उस तक पहुंचाए। अगर वो बीमार हो जाती है तो हम उसको एड ऑन के लिए दे सकते थे, लेकिन ये सभी चीजें अभी गलत हो रही है। पेस्टिसाइड के लिए नीमा अस्त्र है, उसमें पाला पाचोड़ा जो भी शेन गौमूत्र है उसको हम यूज करते हैं। ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है और दशपर्णी है। ये दशपर्णी 10 पेड़ों का जो पाला है उसको आपको तो सभी पता ही है। तो घन जीवामृत जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट का काम करता है। तो यही जो मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, जो पेड़ों में जाइलम और फ्लोएम ये दो रसवाहिका होती है और ये इसमें जो फूड जो हमने पेड़ों के जड़ों के पास डाला रहता है, तो ये उठाकर और ग्रीनरी लाना या पत्तों में क्लोरोफिल जो होता है हरित द्रव्य उसको बढ़ाने का काम ये करते रहता है। बीजामृत भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो अभी मैं बात करूंगा कि संतरा क्या है कि सबसे लंबे टाइम पेड़ की टहनी पे रहने वाला फल है, जो 9 या 10 महीने तक फल पेड़ की टहनी पे टंगा रहता है। तो उसमें क्या है कि अभी अम्बिया के सीजन में अभी अगर उसका फ्लावरिंग स्टेज था, मतलब वसंत पंचमी के टाइम या जनवरी 15-16 या फरवरी के 20 तारीख तक वो फ्लावरिंग पे था, तो तब से लेके वो नवंबर में टूटने को आएगा। तो नवंबर तक उसकी रक्षा करना ये हमारा कार्य रहता है। अभी जैसे समर वेदर कंडीशन है या रैपिडली जो टेम्परेचर रहता है अम्बिया के फरवरी में या जनवरी में, वो टेम्परेचर साधारणतः 30 के नीचे ही रहता है। और रैपिडली क्या हो जाता है कि मार्च या अप्रैल महीने में ये 35 और 40 तक चला जाता है। तो हाउ टू सस्टेन, ये कैसे रुका रहता है फल पेड़ की टहनी पे, ये एक मिराकल जैसा है कि इतने धूप में कोई फल अपना रूप कैसे रख सकता है। तो उसके लिए उसके ऊपर बहुत से माइट्स मतलब अष्टपदी नाशक जो कीड़े हैं, अभी अप्रैल महीना आ गया है तो अभी उस पर माइट्स हमला करते हैं। हर समय में हर प्रकार के कीड़ों का एक प्रजनन पीरियड होता और उसके ऊपर वो हमला कर देते हैं। थ्रिप्स और साइला नाम का एक रोग है जो उसके ऊपर आता है। तो सबसे पहले तो साइला की 3 स्प्रे लेते हैं और उसके बाद जो स्प्रे है उसमें माइट्स है, थ्रिप्स है और ये सभी रोग उसको एक डिस्टर्ब कर देते हैं फल को फल के रूप में। मतलब जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसकी लसीकरण होना आवश्यक रहता है उसके एक समय तक, वैसे ही अगर रोग हो ना हो
लेकिन हमें ये सभी प्रक्रिया करनी पड़ती है, सभी स्प्रे करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी बूस्टर हो जाती है। तो ये कैसे हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ पे एक हमें मिला है पर्याय। तो ये पर्याय शाश्वत है, तो इस पर्याय को हम यूज करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। साथ साथ ही बहुत समय से यह हो रहा है कि जो नर्सरी है, बेसिकली नागपुर मैंड्रिन मतलब नागपुरी संतरा। मैंड्रिन ये चाइनीज लैंग्वेज का नाम है, मैंड्रिन चाइनीज भाषा को कहा जाता है। तो ये फल जो है वो अपने सिक्किम और उधर अरुणाचल के पहाड़ी इलाकों का ये फल रहा है, असम के पहाड़ी इलाकों का और चाइना लगत की बॉर्डर का। तो उसे उस प्रकार का नाम दिया है। हमारे राजा भोसला नागपुर के जो थे, उन्होंने ये फल की वहां से लाया। उन्होंने फल, नागपुर के राजा भोसला के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने जो रथ उत्सव था अपने उड़ीसा का, उसमें भी उनका बड़ा योगदान है। और उन्होंने वहां से ये फल लाया और हमारे नागपुर में कल्टीवेट करने का प्रयास उन्होंने किया, और उनके प्रयास को यहाँ पे बहुत सफलता भी प्राप्त हुई। और ये सफलता के कारण अभी हमारे यहाँ के बहुत से किसान अपनी जीविका के लिए इस फल के उत्पादन का ही यूज करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अभी हमें केमिकल खेती के छोड़ के शाश्वत खेती करने की आवश्यकता है, क्योंकि शाश्वत खेती जो है गाय माता के सिवा हो नहीं सकती। गाय माता, धरती माता और हमारे पानी की व्यवस्था अभी अवेलेबल हो गई है। गाय को जो बीच में व्हाइट रिवॉल्यूशन के बीच में छेड़छाड़ी हुई गाय के ब्रीड के साथ, वो बहुत ही गलत बात रही है। गाय की ब्रीड जो थी हमारे यहाँ, देखिए कोई विवाह भी करता है तो उसका मामा का कुल पूछा जाता है, क्लेन पूछा जाता है। वो वैसी बात मैं कर नहीं रहा, लेकिन क्या है कि कौन सी नस्ल का है वो बहुत देखना आवश्यकपूर्ण रहता है, क्योंकि नस्ल सुधार के लिए स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हेरिडिटरी होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटरी। तो ये सब महत्वपूर्ण बात है कि आप उन्होंने जैसे पी प्लांट के ऊपर जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक जो भी बीमारियां है उसको दूर करते हुए अच्छे से अच्छी नस्ल कैसी आएंगी, वो महत्वपूर्ण बात रहती है। वैसे ही हमारे यहाँ नर्सरी का काम भी किया जाता है। देखिए कि अभी क्या हो रहा है नर्सरी का काम में, कि बहुत से लोगों ने इसका व्यापार अभी यहाँ हमारे यहाँ कर दिया है। शेंदूर जना घाट, वरुड साइड या अमरावती डिस्ट्रिक्ट में बहुत से किसान ये उसका फ्रॉड काम कर रहे हैं। जैसे कि मदर प्लांट रहता है, मातृ वृक्ष की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है कोई भी नर्सरी अगर संक्रांति करते हैं, क्योंकि मातृ वृक्ष में जो कुछ भी चीजें रहती है वही चीजें वो पौधे में जाती है। तो ये बात वो नहीं करते हैं कि मातृ वृक्ष की सेवा हस्त नक्षत्र से करनी चाहिए। हस्त नक्षत्र ये सावन महीने के बाद चालू होता है, अगस्त में। तो ये सब चीजें वो चालू करना चाहिए। ये चीजें करते समय हस्त नक्षत्र में जो जैसे ही पानी आता है हत्ती का, तो तब वो जो पीरियड रहता है वो पीक पीरियड रहता है, और सभी स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशन हो जाती है पेड़ के सृजन के लिए। उसमें वो ताकत भरी जाती है। तो ये वहां से तब तक फिर वो नवंबर दिसंबर तक उसमें बहुत ही रसीली नई नई ब्रांचेस आ जाती है, फिर वो बडिंग के लिए हमें उपलब्ध होती है। तो बहुत से किसान ये नहीं कर पाते, और फिर वो क्या होता है कि जो गलत प्रकार की नर्सरी है वो लोग चूज करते हैं। हमारी बात बता दे तो बहुत हम 1 लाख तक नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत कम नर्सरी तैयार करते हैं। और बिकॉज कि हमारा जो लोकल एरिया है वो हमारे पास की कलम ले जाता है। अभी तक हमारे पास जो मराठवाड़ा जो क्षेत्र है या इधर छतरापुर, बाना बाकुड़ा, हवेली, मोहगांव करके एमपी साइड के जो भी गांव है वहाँ सौसर है, छिंदवाड़ा है, तो यहाँ से लोग आते हैं और नर्सरी को हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात जो है वो एक महत्वपूर्ण है कि हम आपका मदर प्लांट क्या है
वो आपको पता होना चाहिए, आपको देखना चाहिए। और लीफ स्ट्रक्चर देखिए, हर सिट्रस फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। सिट्रस फैमिली में बहुत से प्रकार के नींबू के फल हमें देखने को मिलते हैं। रफ लेमन है, रंगपुर है, इलिमो है, और बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के फल उसमें रहते हैं। जो मौसम्बी बोलते हैं उसे स्वीट ऑरेंज बोलते हैं। अगर आपको पता होगा कि ऑरेंज मतलब संतरा, तो ऑरेंज मतलब संतरा नहीं है, ऑरेंज का मतलब मौसम्बी होता है, स्वीट ऑरेंज का मतलब मौसम्बी होता है। और संतरा को नागपुर मैंड्रिन कहा जाता है। वैसे पंजाब साइड में किन्नू होता है, और स्टार रूबी होता है, और बहुत से प्रकार के माल्टा होता है। अलग अलग प्रकार के फल संतरा के नाम पे या उसके देखते हैं। लेकिन देखिए कि जो ऑरेंज कलर जो होता है, वो ऑरेंज कलर संतरे नागपुर मैंड्रिन का नहीं होता। नागपुर मैंड्रिन एक टेबल फ्रूट है। टेबल फ्रूट मतलब हाथ से खाने वाला फल। और अलग अलग जो फल रहते हैं वो रस के फल रहते हैं। जैसे मौसम्बी हो गया, उसको हम छील के नहीं खा सकते, तो उस स्वीट ऑरेंज छील के नहीं खा सकते, तो वो रस के जूस के लिए रहते हैं। और जो टेबल फ्रूट रहते हैं, केला हो गया, वो टेबल फ्रूट है, वो हम हाथ से खा सकते हैं, उसको छीलने में दिक्कत नहीं जाती। तो यही बात है कि बास्केट ऑफ फ्रूट, उसमें कौन कौन से फल हम रहते हैं। तो नागपुर मैंड्रिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो नर्सरी एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे प्ले करती है, क्योंकि नर्सरी में अगर हम संतरे को कल्टीवेट करते, नर्सरी हम कल्टीवेट करते हैं, तो उसके एक बहुत ही छोटे छोटे मापदंड रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये अभी ये सब चीजें गाय आधारित होनी चाहिए, क्योंकि गाय एक सृजन है, करती है खेती की, तो सृजन करता है। तो गाय और बैल, बैल का उपयोग तो हम करते ही है, लेकिन गाय जो है वो एक महत्वपूर्ण, देखिए कि किसी का घर चलता है तो घर में पिताजी सिर्फ एक दो महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन बाकी के जो काम है घर की माताजी करती है। तो माताजी का काम क्या है? खाना करना, रसोई पकाना। ये मैं विशेषतः किसी फीमेल है इसलिए उनको ये काम है या उनको करना ही पड़ता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक विशेष रूप से हमारे समाज की व्यवस्था मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जो गाय है, ये गाय हमें बहुत ही महत्वपूर्ण खेती के लिए योगदान देती है। तो शाश्वत खेती के लिए हमें एक महत्वपूर्ण बात है, अभी क्या हो रहा है कि गाय का एक महत्वपूर्ण पॉइंट आउट लोगों के किसानों ने निकाला है कि गाय को, अगर गाय किसी किसान के घर में है तो क्या होता है कि उस गाय की देखभाल करने के लिए उसमें वो बिजी हो जाते हैं, किसी के शादी ब्याह में या किसी के यहाँ पे जाने के लिए उनको फिर टाइम नहीं मिल पाता, या घर में गाय है तो उसकी चिंता लगी पड़ती है, तो घर को लॉक लगा के हम नहीं जा सकते, वो एक बड़ी दिक्कत समाज में है। इसीलिए लोगों ने ये छोड़ दिया, और जो ऑन टाइम मतलब ऑन टाइम रेडी जो प्लेटफॉर्म है, तो उसके पीछे लोग भाग गए। तो ये गलत है। लोगों ने थोड़ा समय अपने जीवन से निकाल के अगर गाय में लगा दिया तो ये करना आवश्यक ही रहेगा, क्योंकि ये रासायनिक खाद बंद होना चाहिए। ये यही हमारी पहल है। और ये जैसे ही बंद हो जाएगा तो हमारा जो कार्बन का जो भी ये है वो भी बढ़ जाएगा। और साथ साथ जो हमारे फलों के, हमारे फल जब एक्सपोर्ट होते हैं तो बिकॉज ऑफ कि उसमें पॉइजनस कंटेंट ज्यादा है तो एक्सपोर्ट क्वालिटी उसकी कम हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। तो ये इसको भी कम करना है, और जो उसकी जो टेस्ट है वो भी बिगड़ जाती है, क्योंकि कुछ कुछ लोग उर्वरक खाद्य जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं। उर्वरक ज्यादा होने की वजह से कभी कभी अलग ही प्रकार की उसकी टेस्ट बन जाती है। तो ये बहुत गलत चीज रहती है। और देखिए कि हमारे यहाँ हमारे दादाजी बहुत ही गरीब काश्तकार थे, और 2 एकड़ ही जमीन हमारे पास थी, और हमारे दादाजी 3 भाई थे। तो वो हर एक हमारे गांव में जो मालगुजार लोग थे उनके यहाँ वो काम पर जाते थे, और उनके यही उन्होंने संतरे का काम सीखा, और उनके यहाँ से कुछ पौधे लेके आके हमारे घर में लगा दिए। और पहले मोट हुआ करती थी खेती के ऊपर, कुएं के ऊपर, वो मोट से वो पानी उसको दिया करते थे। तो वैसे हम वहां से शुरुआत वहां पे हो गई। तो
फिर उसके बाद में क्या होता था, तब उतना पानी का इरिगेशन का सिस्टम नहीं था, तो मृग बाहर तब लेते थे, क्योंकि अम्बिया जो बाहर है उसके लिए समर में पानी होना आवश्यक रहता था, लेकिन समर में कुएं उतने खोल मतलब गहरे नहीं होते थे और पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि मृग बाहर उन्होंने लिया, तर वो मृग बाहर में सब पत्ते झड़ गए थे, मतलब मई महीने में, लेकिन सब पत्ते झड़ गए थे, एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं था। लेकिन फिर बाद में अचानक से मृग का जैसे पानी आ गया, मानसून जैसे आ गया, तो उसको बाहर आ गया और उनका मतलब वहां से चालू हो गई जर्नी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात वहां रही। और पहले गाय आधारित ही खेती हुआ करती थी, हमारे यहाँ 10-10 गाय रहती थी, तो अभी बहुत कम हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें उसमें रहती है। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि संतरा, ये जो फल है, ये फल विटामिन सी तो देता ही है, साथ साथ हमें तेज तेज तरोताजा रहने में भी मदद करता है। आप देखिए कि आप संतरे का जूस अगर पिएंगे तो आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा, तो ये बात उसमें रहती है। उसके बारे में मैं एक कविता कहना चाहूंगा कि संतरा जो ये जो गाय आधारित जो खेती है, शाश्वत खेती हम उसे कहना चाहेंगे, क्योंकि जो ज्ञान था वो ज्ञान अल्प रहता है, तो हम कुछ भी बातें करते हैं, और जो भी रैपिडली हमें ये चेंज देता है, मतलब डालने के बाद ही ये असर दिखाता है, उसके ऊपर हम विश्वास कर देते हैं। तो उसके लिए जो निरंतर विकास देता है वो बातें समझ में नहीं आती। तो नई किरण है जोत नहीं, नई उमंग नई तरंग, नई आस है सांस नहीं, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरने के लिए शाश्वत विकास। और ये जो गाय आधारित खेती है ये महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ एफपीओ के सभी किसानों को हमने कुरुक्षेत्र भेज के इसका ट्रेनिंग दिलाया। आने वाले समय में हम गाय आधारित खेती करने में बहुत सफल होने का प्रयास करेंगे। और गाय एक जो माता है उसका उसका हम नारा ही बना रहे हैं। अभी तो हम पारतंत्र में नहीं है, अभी हम स्वतंत्र हैं, तो अभी हमारा नारा वंदे मातरम होगा, लेकिन उसके साथ वंदे गौ मातरम होगा, क्योंकि गाय आधारित हमारी पुरातन संस्कृति थी। अभी गाय आधारित हमारी विकसित संस्कृति होगी। पुरातन और विकसित, इसमें जो विकसित शब्द है वो गाय के सिवा पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम गाय को अपने घर में नहीं लाएंगे तब तक हम समृद्ध नहीं होंगे। और उस दिन सर जी ने बोला था कि गाय जो शहर सिटी में जो रहती है, वो सिटी में क्या होता है कि बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तो चैरिटी कमिश्नर ऑफिसर से के साथ उनको ऐसा उनको पत्र ही हम दे सकते हैं कि आपके जो भी मंदिर ट्रस्ट है उनको एक गोरक्षण रखना अनिवार्य है। जो भी आसपास की गौ माताएं हैं वो आपके संस्था में जो कुछ भी वो लोग दान देते हैं उसके माध्यम से आप वो चलाने का आपका प्रयोजन रखा करिए, ताकि जो भी मंदिर संस्थान है वो गाय आधारित मतलब गौरक्षण के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान मुझे लगता है कि वो हो पाएंगे। आने वाले समय में जो भी स्पिरिचुअल पैराडाइज है, जो आध्यात्मिक नंदनवन हमें बनाना है, तो ये आध्यात्मिक नंदनवन में गाय आधारित संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा करेगी, ये मुझे ऐसा लगता है। और समय के साथ साथ अलग अलग प्रकार की मांगे बढ़ रही है। लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि गाय जो है ये कल कल करते निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में आज की बाजी हारे। ऐसा न हो सके तो गाय एक जीवन जननी है। हमने सुना होगा कि कथाओं में कि एक बार सारी पृथ्वी में एक महाकाय प्रलय आ गया था, और उन्होंने जहाज में, मुझे वो कथा का नाम याद नहीं आ रहा, जहाज में कौन कौन से प्राणी भरे थे, तो गाय भी उसमें से एक थी, और उन्होंने उसका संरक्षण किया था। ये हमारे शास्त्रों में कथा आई है उसकी, तो ये मैंने देखा था, कार्टून में वो कथा को दिखाया गया था, तो मैंने वो देखा था। और ये नर्सरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा
कि हमारे यहाँ नर्सरी रहती है, तो हमारा जो प्लांट है, मदर प्लांट है, मातृवृक्ष है, वो 40 साल पुराना मातृवृक्ष है। CCRI से हम पुरस्कृत है। सेंटर ऑफ सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR के DDG डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी आए थे नागपुर में, पिछली समय कार्यक्रम हुआ था, तब मैंने वहां फीडबैक स्पीच दिया था। मैंने उस कार्यक्रम में कहा था, भरत खंडे नरदेह प्राप्ति ये तो परम भाग्य की संपत्ति है, क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अफ्रीका के सहारा जैसा हमारा राजस्थान भी है, और यहाँ पे कैलिफोर्निया जैसा हमारा महाराष्ट्र भी है, कि हर फलों का उत्पादन यहाँ पे हम ले सकते हैं। और पूरा भारतवर्ष ही एक अपने आप में एक बहुत ही खेती के बारे में अपना एक महत्व रखता है, कि पूरे दुनिया का हम यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कृषि का, हॉर्टिकल्चर हो, या कोई भी डिपार्टमेंट का जो भी हो, अपना उत्पादन ले सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीजें उसमें आती है। लेकिन गाय हमारे यहाँ पूरे भारत देश में अलग अलग प्रकार की वहां पे लोकलाइज काउज हैं, उसका प्रिवेंशन, संरक्षण करना, और उनको उससे फायदा किसानों को कैसे होगा, इसमें किसानों का उत्तेजित करना, किसानों का उत्साह बढ़ाना, ये महत्वपूर्ण बात होने वाली है। ताकि देखिए कि जैसे पेस्टिसाइड की देखिए एलिएड है या थाइमेक्सोन जैसे नामक कंटेंट रहते हैं जो थ्रिप्ट माइट्स के ऊपर काम करते हैं, तो या लिप माइनर के ऊपर काम करते हैं, जो भी हॉर्टिकल्चर करने वाले लोग होंगे उनको पता होगा ये सब बारीकाई चीजें। तो इसमें हम कैसे गाय से आधारित, गाय से जुड़ा हुआ नीम अस्त्र है या ब्रह्मास्त्र है या अग्नि अस्त्र है या दशपर्णी अर्क है, इसका कैसे यूज कर सके, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये अभी तो हम उसका हमारा पायलट मॉडल बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जब करेंगे तो आप सभी को हम निमंत्रित करेंगे कि आइए देखिए हमारे यहाँ पिछले समय यहाँ पे कृषि मेला था नागपुर में, तो 7 राज्यों से किसान आए थे, पूरे भारत देश से। तो 7 राज्यों के किसानों का वहां पे एक विजिट था, तो उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की थी कि देखिए कि खेती मतलब एक शिस्तबद्ध तरीके से किया जाने वाला एक प्रैक्टिस है। दिन ब दिन उसमें जैसे ही हम बराबर से खेती का नियोजन करेंगे, टाइम टू टाइम चीजें करेंगे, तभी वो हमें फल दे पाएंगी। अगर 5:30 का टाइम योगाहार का है, अगर आप 7 बजे उसको ज्वाइन करते हैं, तो ये एक बड़ी गलत बात है। हाँ, बगदावत जी आपने हैंड राइज किया है। हेलो, किसी को प्रश्न है? जी ब्रदर जी, जी बोलिए। मेरा निवेदन का विषय तो बहुत सारा बताया आप लोगों ने, पर मेरा ये सुझाव है कि संतरे की कौन कौन सी वैरायटी जो प्रति वर्षानुसार फल देती है, ऐसे वैरायटी के बारे में बताएं आप। जी जी बिल्कुल। तो देखिए संतरे की बहुत सी वैरायटी है, लेकिन संतरा मूलतः नागपुरी संतरा की मैंने वहां पे विशिष्ट रूप से अपने जो विषय था उसमें लिखाया है कि नागपुर मैंड्रिन के बारे में मैं बात करूंगा। तो नागपुर मैंड्रिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें किन्नू आता है, स्टार रूबी आता है, पमेलो आता है, ये अलग अलग प्रकार की वेराइटी है। उसका रंग रूप कलर उसका साइज उसमें मैटर करता है। तो ये अगर आप CCRI से कांटेक्ट करेंगे तो आपको अलग अलग वेराइटीज पता चलेगी, लेकिन जो मुख्यत्वे वेराइटी है जो नागपुर ऑरेंज है, नागपुरी संतरा, ये वर्ल्ड फेमस वेराइटी है, क्योंकि जो नागपुर के 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो सिट्रस एसिड उसमें बनता है वो बड़ी उच्चतम क्वालिटी का रहता है, और उस वो ह्यूमन के लिए या ह्यूमन ब्लड में मिलने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है, उसमें वो रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है। मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा। सर यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है आपके साथ? हाँ हो रही है, दिख रही है, अभी तक गूगल पर है। जी आ रही है, बिल्कुल दिख रही है। मैं कुछ आपके साथ फोटो शेयर करूंगा क्योंकि मैं अभी ऑन स्पॉट नहीं हूँ। तो ये हमारा नर्सरी का ये है,
फोटोज है, ये इस प्रकार से काम होता है वहां पे। ये रफ लेमन का वहां पे रूस्टॉक है, ये बाजू में जो लगा हुआ है ये मदर प्लांट है, और ये मदर प्लांट हम यंग एज में ही उसके बडिंग निकालते हैं, तो हमें हर साल 250 या 300 पेड़ हमको लगाना पड़ता है, ताकि अच्छा स्ट्रॉन्ग जो सीक्वेंस है, जीनोम सीक्वेंस है, वो आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर हो पाए। हमारे बहुत से पेड़ लगे हुए हैं बहुत जगह पे, तो हमारा कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, लोग बाजू वाले का बगीचा देख के हमारे पास आते हैं। तो ये हमको पुरस्कार भी मिला था नेशनल रिसर्च सेंटर सिट्रस में। ये अलग अलग प्रोग्राम, ये ऐसे दूर दूर से किसान आते हैं, इनको हम अवेलेबल करके देते हैं। और ये देखिए फल, फल देखिए, इसमें वीडियो दिख रहा है? हेलो। हाँ दिख रहा है सर। तो ये नागपुर मैंड्रिन है, ये 6 साल का पेड़ है। देखिए इसकी जो टहनियां हैं, ये हम हर साल गोबर का खाद उसमें डालते थे, तो ये नीचे मुड़ गई है लेकिन टूटी नहीं है। और उसमें जो जिब्रेलिक एसिड जो रहता है, वो ब्रांचेस के ऊपर वाटर शूट न तैयार होके अलग अलग नई फड़ फांदी वहां पे विकसित हो रही है। तो ये उसमें एक महत्वपूर्ण रहता है। ये हमारे यहाँ के किसान हैं। अभी रिसेंटली हमारा इंडियन सिट्रीकल्चर में ये आया था, हमारी केस स्टडी हुई थी, तो उनके बारे में लिखा गया है। ये मेरे पिताजी है, मिस्टर प्रशांत गुड़ांदे जी। तो वो प्रोग्रेसिव आउटलुक फ्यूचर प्लानिंग के बारे में उन्होंने पूछा था, तो किस प्रकार हम खेती कर सकते हैं, तो उसके परामर्श में उनका ये था। ये स्प्रेइंग वगैरह होता रहता है, तो ये महत्वपूर्ण रहता है। पेड़ों का फोटो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये हमारे पेड़ हैं, तो ये संतरे के हमारा रहता है, तो ये सभी उसमें है। ये मेरा स्पीच करते हुए फीडबैक देते हुए फोटो है। और अलग अलग पेपर्स में आया है, एग्रोवन करके पेपर हमारे नागपुर में हमारे महाराष्ट्र में निकलता है, जो खेती से जुड़ी हुई गतिविधियों के उपलक्ष्य में न्यूज करते रहता है। ये बंजर जमीन पे खिल उठा बगीचा, ये हमारे पास सभी बंजर जमीन थी, तो आप आएंगे तो आपको भी हम सॉइल कंजर्वेशन आने वाले आते हैं, तो वो भी आश्चर्य करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इस जमीन के ऊपर कार्य किया है। तो ये सभी बातें उसमें हैं। तो ये सभी बातें हैं। तो साथ साथ ही जो संतरा के बारे में आपको भी प्रश्न है? किसी को प्रश्न है? बगदावत जी को प्रश्न है? जी भ्राता जी, मेरा ऐसा निवेदन है आपसे कि बहुत सुंदर वैरायटी कौन कौन सी मिट्टी में फल देने लायक होती है, ऐसा थोड़ा जानकारी बताएंगे आप? एक बार प्रश्न को पुनः उच्चारिए। संतरे के पौधे की जो वैरायटी होती है ना, वो अधिक गहरी मिट्टी वाले में उसको संतरे का फल प्रति वर्ष अनुसार या तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष तक नहीं लगता है। तो ऐसी कौन सी वैरायटी है जो सभी मिट्टी में मान्य है और प्रति वर्ष फल दे सकती है? देखिए कि संतरे की वैरायटी नहीं रहती है। संतरे की वैरायटी अगर बता दिए कि तो उसका फैमिली बदल जाता है। तो संतरे की वैरायटी मतलब संतरा नहीं होगा वो, संतरे की वैरायटी मतलब दूसरा फल होगा। संतरा सिट्रस फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है। उसमें लेमन आता है, उसमें स्टार रूबी आता है, उसमें पमेलो आता है, उसमें ग्रेप फ्रूट आता है, उसमें स्वीट ऑरेंज आता है। तो ये संतरे की वैरायटी अभी तक नहीं रही, क्योंकि फल हम नया वैरायटी का बना नहीं सकते। ठीक है, फल तो फल ही है, वैरायटी उसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ हम उसका रूस्टॉक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, संतरे की वैरायटी नहीं रहती। संतरा अगर वैरायटी में बदल जाएंगे तो फल ही बदल जाएगा। ठीक है ना? तो संतरा की जो बात है वो अलग बात है। ठीक है, तो आप मुझे लगता है आपके प्रश्न का समाधान हो गया होगा। संतरे की वैरायटी के बारे में, जैसे पौधा जो है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। जैसे संतरा और नारंगी में कोई अंतर होता है क्या? देखिए किन्नू जो होता है, पंजाब साइड में जो किन्नू होता है वो अलग प्रकार का फल है, वो बिलोंग करता है सिट्रस फैमिली से, लेकिन वो अलग फल है।
तो वो अलग है। नागपुर मैंड्रिन अलग है। संतरा मतलब नागपुर मैंड्रिन है, ऐसा नहीं है। संतरा एक उसका उच्चार मतलब वो लोग कहते हैं लोकल नेम है, लेकिन नागपुर मैंड्रिन जो है वो मुख्यत्वे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, तो अलग अलग मिट्टी के अनुसार पौधे तैयार होते हैं क्या इनके, क्या इस मिट्टी में ये पौधे फल देने देखिए लायक हो जाएंगे? उसमें क्या है कि अलग अलग पौधे तैयार होते हैं। तो मिट्टी का एक मैं अनुपात बताना चाहूंगा कि कैसे किस मिट्टी में कौन सा होता है। तो हमारे यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है। अचलपुर परतवाड़ा साइड अमरावती साइड में जो एरिया है वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल में भी पौधे होते हैं। हमारे यहाँ हल्की मुरम वाली मिट्टी है, उसमें भी ये पौधा होता है। या अभी लाल कलर की जो मिट्टी है उसमें भी हमारे यहाँ कुछ कुछ जो मालरान रहते हैं, जो बंजर जमीनें रहती है वहां पे भी होते हैं। हमारे यहाँ देखिए कि टेम्परेचर आपका कितने तक जाता है और कितने तक गिरता है, ये इस अनुपात में भी एक महत्वपूर्ण बात रहती है कि अगर आपका यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर अगर एवरेज टेम्परेचर अगर 25 या 28 या 30 तक रहता है तो उस अनुपात में ये पौधा मतलब अच्छा ग्रोथ नहीं दे पाता। उस जिस और जो भी टेम्परेचर है ये 38 या 35 या 40 तक जाता है तो ये ग्रोथ दे पाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा हर्ब श्रब्स और ट्री, जो हर्ब्स होते हैं वो नीचे ग्राउंड लेवल पे ही रहते हैं। वेल वर्गीय वनस्पति उसमें आती है। श्रब्स मतलब झुड़पी वनस्पति, उसमें सीताफल आता है, डाळिंब आता है, संतरा आता है, नींबू आता है। और ट्री मतलब जो मैंगो ट्री है, बनैन ट्री है, ये बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, फनस का झाड़ हो गया, कटहल का पेड़, ये उसमें आता है। तो ये जो है संतरा ये श्रब्स में आता है, ये झुड़पी वनस्पति है। तो ये जो हमारे जो विषुववृत्त के जो भी जंगल एरिया है वहां पे ये कल्टीवेट हो सकता है। और किसी को प्रश्न है? पूछिए, प्रश्न पूछिए। जी ओम। सदन को जी नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। सर जैसे आपने अभी संतरे की नर्सरी के संबंध में बताया, तो जी क्या आपके यहाँ पर जो नींबू की भी नर्सरी है? क्या नींबू नींबू के पौधे जो कि कागजी नींबू है वह बहुत उपयोगी होता है, परंतु वह ज्यादा मिल नहीं पाता है, तो उसकी क्या स्थिति है? जियो। देखिए, कागजी नींबू के बारे में मुझे पता नहीं है क्योंकि हम सिर्फ नागपुर मैंडरिन के ही बारे में काम करते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी एरिया में होता होगा तो वहाँ से आप संपर्क करके आप उपलब्ध कर सकते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, एक अभंग है कि आपुला तो देव एक करुणी घ्यावा तेने विने जीवा सुख नोय। मतलब हमारा एक ही फल के ऊपर फोकस है, बाकी फलों के ऊपर भी हम काम करने में रुचि रखते हैं। लेकिन कागजी नींबू जो है वो उसका नर्सरी में हम रखते नहीं क्योंकि हमारा मदर प्लांट उसका अवेलेबल नहीं। कोई भी चीज अब अगर आप नर्सरी से परचेस करने जाएंगे तो मेरा मशवरा आपको यह रहेगा कि आप उसका मदर प्लांट सबसे पहले देखिए, उसके मदर प्लांट की हेल्थ देखिए, उसमें अच्छे ब्रांचेस है या उसमें फ्रूट रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद ही आप उसका नए चयन कीजिए और उसको परचेस कीजिए। हेलो। जी ओम सर, जी ओम। हेलो। मेहरा जी, मैं कहना चाह रहा था एक्चुअली में ये जो आपने नींबू की बात कही है तो नींबू के लिए जो कागजी है और दूसरे भी इसकी नींबू की वैरायटी है। तो इसमें नींबू में आपको इसमें क्या पॉली एम्ब्रायनी होती है, तो आप बीज से भी लगाएंगे तो आपको जी जी वही पौधे बिल्कुल, बीज से भी ये हो जाता है। पौधे तो मिल जाएंगे। उसमें बडिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसका बीज का रोपण कीजिए और उसमें आ जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। आपके यहाँ कोई पौधे हों मतलब जो अच्छे हों कागजी नींबू के, आपको ऐसा लगता हो ये अच्छा फलन में है, इसमें बीज आप कलेक्ट कर लें और उन बीजों को तुरंत रस मतलब जैसे ही क्या है, इनकी जो जर्मिनेशन क्षमता है वो बहुत कम होती है, मतलब आप ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। तो आप तुरंत निकालिए और तुरंत इसको जैसे ही रस निकाल के आप इनको लगा देंगे और फिर उसमें आप देखेंगे एक बीज आपको 4-5 भी मिल सकते हैं, तक भी आते हैं। तो इसमें आप वो पौधों को लगाएंगे तो आपको 90% पौधे जैसे आपके मदर प्लांट थे वैसे मिलेंगे। तो ये इससे आप नींबू लगा सकते हैं। आप एक प्रश्न पूछना चाह रहा था।
ये जो लगाते हैं रूट स्टॉक में, थोड़ा सा रंगपुर ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना भी विदर्भ में जितना भी आपका फाइटोप्थोरा से वो होता है, और फाइटोप्थोरा का जो एक्चुअली में रफ लेमन रूट स्टॉक नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप फुल लाइन के कुछ पौधे लगाएं और उससे अगर आप सीडलिंग तैयार करते हैं तो ये फ्यूचर के बहुत अच्छा जो है वो भी उसी पे काम कर रहा है। तो रंगपुर लाइम का थोड़ा सा कुछ प्लांट्स आप जो लोगों को लगाने के लिए प्रेरित करेंगे तो मैं समझता हूँ और बहुत अच्छा होगा। सर ने जो बात रखी रंगपुर लाइम के बारे में बता देता हूँ। रंगपुर लाइम ये वैरायटी है, लेकिन उसका मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, तो उसका थोड़ा बहुत जो एवरेज एज रहता है, जो भी रूट स्टॉक रहता है, वो किसी को बताने से पूर्व उसका हमने स्टडी किया है कि एलिमो और रफलेमन जो हमारे पूर्वज थे, जो पुरातन समय से वो खेती करते आ रहे थे, उन्होंने रफलेमन ही चूज क्यों किया। उसका एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि रफलेमन एक ऐसी वैरायटी है जो साइटोप्थोरा हो गई या हुमनी अड़ी हो गई या अलग अलग प्रकार की जो बुरशिया जो फंगस जो जमीन में रहती है, संतरे का बीज लगा के उसका जर्मिनेशन करके पेड़ क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसको बुरशिया जो लगती है, फंगस जल्दी लग जाती है। तो इन्होंने जो बताया सर जी ने, तो रंगपुर लाइम का भी हमने ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे पूछा, तो रंगपुर लाइम बहुत मतलब उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है रफ लेमन और एलिमो के कंपेयर में। तो रफ लेमन इज अ सुटेबल एंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेराइटी एज पर कंसर्न की क्या है कि रंगपुर लाइम का उन्होंने पेड़ लगा के देखा, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी पब्लिश किया। हाँ, उसके साथ साथ रफ लेमन का भी स्टडी पब्लिश किया और एलिमो का भी पब्लिश किया। तो रफ लेमन जो था और एलिमोतो जो था वो बहुत ही स्ट्रांग वेराइटी निकला है। तो रफ लेमन ऑलवेज आई प्रिस्क्राइब की सभी लोग रफ लेमन को यूज कीजिए, क्योंकि कल्टीवेट करने में उसमें कांटे बहुत कम रहते हैं। आपको खेती करना है तो खेती में जाते समय आपको किसी प्रकार का नुकसान न हो पाए, तो इस प्रकार से वो एक मशवरा आपको देना चाहूंगा। श्रीमान जी, 1 मिनट का समय लूंगा। जी जी। ये अपना जो व्यवस्था है, पहले जो वक्ता है हमारे अतिथि है, उनका पूरा वक्तव्य जितना उनका होना है, हो जाने के बाद जिसके भी प्रश्न होना होते वो हैंड रेज के माध्यम से होते हैं। जिससे सर, चूंकि प्रश्नोत्तर चालू हो ही गए हैं इसमें, तो आगे भी जो समय है थोड़ा बचा, हैंड रेज के आधार पर मैं नाम लूंगा, आमंत्रित करूंगा तो अपनी बात रखेंगे। उसके पहले मैं हमारे सीजीएम पवन सर का मैं चाहूँगा कि उनका मार्गदर्शन अभिवादन उद्बोधन हो जाए। उसके बाद शेष लोग जिनका हैंड रेज है रह गए हैं उनको फिर हम एक एक करके बुलाएंगे। आदरणीय पवन सर। धन्यवाद हीरालाल जी। आज योग की कक्षा बहुत अच्छी रही रामकृपाल पटेल जी द्वारा, तो उनका भी अभिनंदन करते हुए, और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रतीक जी, उनका एक बहुत वृहद अनुभव संतरे के ऊपर और संतरे के साथ जुड़ी हुई जितनी भी हमारी सिट्रस वैरायटीज हैं, मुझे लगता है कि उनका बहुत वृहद अनुभव है। और जहाँ जहाँ पर हमारे किसान इस तरह की खेती करते हैं और व्यावसायिक रूप से करते हैं, उसका लाभ जरूर मिलेगा अगर हम निरंतर संपर्क में रहेंगे और उनके साथ संवाद जारी रहेगा। तो आज आपका वक्तव्य बहुत सुंदर था, और इस तरह से जो इस व्यवसाय, क्योंकि ये संतरा का जो व्यवसाय में 2-3 मेरे प्रश्न हैं, वो ये था कि क्या ये जो नागपुरी जो संतरा है, क्या इसको जीआई टैग मिल गया है? क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और अगर मिला है तो उसके क्या फायदे हैं, अगर नहीं मिला है तो क्या ये इसको लेना एक उपयुक्त रहेगा व्यावसायिक रूप से? और दूसरा जो मैं देखता हूँ कि पहले के मुकाबले क्या ये नागपुरी जो संतरे हैं उसमें कुछ पहले के मुकाबले क्या कुछ स्वाद में, क्या कुछ पहले के मुकाबले, क्योंकि अब रसायन का उपयोग ज्यादा होने लग गया है, तो क्या इसमें इसके स्वाद में कुछ अंतर आया है, कुछ कमी आई है? क्या इसके अंदर जो तत्व होते हैं उसमें कुछ भिन्नता आई है?
उस पर आपका क्या अनुभव है? क्योंकि मैंने कई वर्ष पहले जब संतरे का मैंने लिया था और मैं ट्रैवल कर रहा था उसमें ट्रेन से, उस समय केमिकल का उपयोग बिल्कुल नहीं होता था और बहुत सस्ता मिल जाता था संतरा। तो उस समय मैंने इसका स्वाद लिया था और फिर मुझे कुछ वर्ष पहले पुनः जब मैं नागपुर की मंडी में गया था, संतरे की मंडी में, और मैंने वहाँ के स्वाद को देखा और वैसे भी जब संतरा खाते हैं, तो उसको देखते हैं तो मुझे लगा कि उसके स्वाद में कुछ कमी आ गई है। तो इस विषय पर आपके क्या अनुभव हैं? इसके बारे में भी आप अगर बताएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, नमस्कार प्रतीक जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका मार्गदर्शन भी और जिज्ञासा भी दोनों के समन्वित रूप में आपका मार्गदर्शन मिला। आप इस कार्यक्रम के संचालक भी हैं, डायरेक्टर हैं और व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं, सब कुछ हैं। और आपके मार्गदर्शन चल रहा है ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम। इसके जो दूसरे स्तर के पायदान के जो मुन्नी लाल जी हैं, वो हरिद्वार में परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में वो अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आदरणीय जी, अपना 8 बजिया है, हम इसको 8:30 तक रखने का ही प्रावधान है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे इसी के बीच में करेंगे। 8:25 तक ही अपन हैंड रेज रखेंगे, उसके बाद इसको समापन करेंगे। आदरणीय जी। भैया 1 मिनट, जो पवन सर के जो सवाल थे वो प्रतीक भैया को समझ में आ गए होंगे, तो पहले पवन सर के जो सवाल है उन पर बातचीत हो जाए, फिर बाद में हैंड राइज। जी प्रतीक भैया। पवन सर जी ने जो भी प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जीआई टैग मिला है, लेकिन उसके बारे में मुझे डिटेल कुछ मैंने लिया नहीं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो हमारा संतरे को बेचने के ये था उसके बारे में हमने ज्यादा काम किया नहीं। हमने सिर्फ उसका बनाने को, मतलब अच्छा प्योर क्वालिटी कैसा बनेगा उसमें ही काम किया है। एक बात वो भी आपका प्रश्न का जवाब दिया है। और सर दूसरा प्रश्न आपका था कि रसायन की वजह से उसका टेस्ट में क्या चेंज हो गया है। तो देखिए कि 16 मेन कंटेंट जो रहते हैं, जो 3 निसर्ग से मिलते हैं और बाकी एनपीके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से 9 मेलोडियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, ये सब जो रहता है उसका अगर मापदंड, उसका रेशो अगर कम ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली अगर सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में नमक ज्यादा हो गया या तेल ज्यादा हो गया या और कुछ भी अन्य चीजें जो मसाला वगैरह हो ज्यादा हो गया तो उस सब्जी का टेस्ट नहीं रहता। वैसे ही कुछ कुछ किसान जो है वो उर्वरक काम से ज्यादा डाल देते हैं, या कभी कभी एक आधा उर्वरक ज्यादा लेके वो झिंक वगैरह ज्यादा डाल देता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शिशिर ऋतु चालू होता है दिसंबर के बाद में। तो उस समय पत्ते जो है पीले होके गिरने लगते हैं, तो उसको लगता है कि अरे बीमारी आ गई। तो वो ऋतु के हिसाब से भी, ऋतु चक्र भी किसी किसी किसान की समझ में नहीं आता और वो उसको लगता है और अन्य प्रकार की गतिविधियों में वो लग जाते हैं और उसके कारण वो ज्यादा में उर्वरक डाल देते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो यही मैंने सर के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया, तो मुझे लगता है सर का समाधान हो गया होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा प्रश्न ये था कि उससे स्वाद में क्या अंतर आया? हाँ, तो स्वाद में बहुत ही अंतर आ जाता है। मैंने बताया कि अगर नमक ज्यादा हो गया या कुछ ज्यादा हो गया तो सब्जी में टेस्ट बिगड़ जाता है। उसी प्रकार अगर उर्वरक का या मात्रा में ज्यादा हो गया तो उसका स्वाद जो है वो एकदम सोर टेस्ट हो जाता है। जो संतरे का खट्टा मीठा जो स्वाद होता है, जो अच्छा स्वाद रहता है, वो नहीं आ पाता। उसमें मिठास कम हो जाती है, उसमें सोर टेस्ट या अलग प्रकार का जो तुरटी जो रहती है, उसका तुरटी का जो स्वाद रहता है, उसको कौन सा स्वाद, वो वैसा स्वाद हो जाता है और अच्छा नहीं लगता वो वाला। ये अब हैंड रेस के हिसाब से देखें तो डॉक्टर किशोर दुबे सर, आनंद लाय सर और गणपत लाल जी का है। यदि अभी कोई समाधान के लिए रह गया हो तो मैं पुनः आमंत्रित कर दूं डॉक्टर किशोर दुबे सर को कि वो आए अपना धन्यवाद हिरालाल क्वेश्चन। जी। जी, अभी जो चर्चा चल रही थी उसी में कुछ बिंदु जोड़ने थे। एक तो अभी पवन सर का जो सवाल था उसके संदर्भ में भी कि एक्चुअली जो, क्योंकि मेरे पास भी 20-25 साल संतरे का बगीचा था,
तो अनुभव के आधार पे मैं यही बोलूं कि केमिकल और बिना केमिकल इसमें जो डिफरेंस है आज भी है सर, वो है कीपिंग क्वालिटी पे। अगर इसके केमिकल वाला संतरा है तो वो टिकने में बहुत कम दिनों में वो खराब हो जाता है, और जो ऑर्गेनिक वाला है बहुत ज्यादा दिन तक टिकता है। दूसरी चीज है उसके टेस्ट वाला, तो अभी जो गलांडे जी ने बोला वो सोर टेस्ट ज्यादा आती है निश्चित रूप से, और उसमें थोड़ा सा जो मिठास कम रहती है, तो वो पानी पर है सर। मतलब बहुत पानी देके अगर उसको कच्चा फल तोड़ लिया और उसको थोड़ा सा आर्टिफिशियली पका के अगर लाया तो उसमें मिठास कम रहेगी। वही अगर धूप में ज्यादा देर तक रखा गया और फिर बाद में अगर तोड़ा, मतलब लेट अगर उसको पिकिंग किया थोड़ा सा, तो लेट पिकिंग में मिठास ज्यादा होती है। ये अनुभव के आधार पे हम बता सकते हैं। एक चीज होगी। दूसरी चीज शायद मेहरा जी या किसी का सवाल था कि भाई कागजी नींबू के कलम कहाँ मिलेंगे। गलांडे जी ने बता दिया कि उनके पास तो नहीं है, लेकिन मैं सदन को जानकारी दूं, नागपुर में साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो किसानों को अलग अलग प्रकार के कलम देता है। साइट्रस की भी देता है, मौसम्बी की भी देता है, कागजी नींबू की भी देता है, सभी देता है। उनको मार्च अप्रैल में आप बात कर सकते हैं। कुछ एडवांस उनको देना पड़ता है, और एडवांस देने के बाद में वो बुकिंग के आधार पे सबको कलम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये दूसरी जानकारी। तीसरी जानकारी कि गलांडे जी के और किसी हमारे साथी के वक्तव्य में जो बात आ रही थी कि साइट्रस की वेराइटी होती है क्या। हाँ, निश्चित रूप से साइट्रस की वेराइटी होती है। यहाँ पे तो नागपुर मरिंडा मरिंडा जो है वो है, लेकिन आसामी वेराइटी होती है, एक किन्नो वेराइटी होती है, और भी बहुत सारी वेराइटीज है। तो साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी कुछ वेराइटीज, जिसको हम बोलते कि उसके स्ट्रेन्स बोलते हैं हम, वेराइटी से भी आगे की बात होती है, उसको स्ट्रेन बोलते हैं हम। तो अलग अलग स्ट्रेन्स उन्होंने डेवलप किए हैं, और स्ट्रेन्स के आधार पे अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो उसके आधार पे वो होती है। निश्चित रूप से अभी सबसे ज्यादा मैंने साइट्रस इंस्टीट्यूट में 6-8 महीने के पहले भी वहां के वैज्ञानिकों से बात किया था कि भाई अभी आपके पास तो पूरे देश की वेराइटीज है, तो इसमें सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी है। तो उन्होंने बोला कि नागपुर में मैंड्रीन करके जो वेराइटी है उसी की ज्यादा डिमांड है। बाकी तो कीपिंग क्वालिटी के आधार पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो रही है, लेकिन इसी की ज्यादा डिमांड है। और वो तो मैंने बोला ये इसकी वजह क्या है। तो बोले जो विदर्भ का टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर और यहाँ का क्लाइमेट, इसके वजह से ही बोले इसको बहुत ज्यादा डिमांड है। क्योंकि मैं आसाम में भी गया था तो वहां पे भी ऑरेंज होते हैं, लेकिन वहां का टेम्परेचर बहुत अलग होने से वहां पे अलग प्रकार की वेराइटीज होती है और उसकी डिमांड उतनी नहीं होती। तो वहां वैज्ञानिकों ने जो बताया था मैंने सदन में शेयर कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप स्वयं एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं और प्रैक्टिकल कृषि का भी आपका बहुत लंबा अनुभव है। आपने इसको शेयर किया, और आज चूंकि मुझे अधिकृत किया गया है, अवसर दिया गया है संचालन का, तो संचालन के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन करते हुए जो हैंड रेज है 3-4 लोगों को, उनको तो बुलाऊंगा ही, और वो अपने क्वेश्चन याद रखें, भूला नहीं है ना छोड़ के जाना है। ये ना सोचे कि हमारा नंबर है और छोड़ दिया। हमारे सदन में बहुत लंबे समय से योगवारी सदस्य हैं जो लगातार जुड़ते हैं, खेती भी कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, अपने विचार व्यक्त नहीं करते। ऐसे ही हैं हमारे बीच की एक राजश्री कुशवाहा जी जबलपुर की, तो कई बार उनको बुलाया है। आज मैं फिर से उनको आग्रह करता हूँ कि आए, और आज का जो संतरे पर आधारित, गौ आधारित जो चर्चा है आदरणीय जी की, उस पर अपने 2 शब्द कहने का करें। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी। हमेशा की तरह है। हीरालाल भाई साहब वो नहीं आती है, आप चलिए राधा जी वो चलिए बोलते ठीक। नहीं, एक दिन उसको ही मुख्य अतिथि बना दिया जाए, वो बोलते नहीं है, कुछ ही प्रश्न नहीं करते। हाँ जी जी, ऐसे करें। चलिए अगला नाम बोलता हूँ मैं। अनिल राय जी को निवेदन करता हूँ अपनी बात रखें। आदि अनिल राय साहब। जी, सदन को प्रणाम। मैं प्रदीप जी से यह जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ वर्षों से आम, अमरूद
पपीता, इस तरह की चीज़ें लगा रहा हूँ, जिसमें मेरी इच्छा है कि संतरा का पेड़ आपके यहाँ से मंगवा के लगवाऊँ, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, यदि आप बता दें तो हम उसको मंगवा सकें या जाके ला सकें। जी ओम। सर आप कहाँ से हैं? जी मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। जी जी। बहुत ही अच्छा है कि आपको संतरे के बारे में जो रुचि हुई। तो देखिए हमारी नर्सरी है, हमने 40 साल से वहाँ पे डेवलपमेंट किया है। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन एक पद्धत होती है जिसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो फूल का स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, तो उसमें एंथेरोस्टिग्मा रहता है और ये बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि पोलन ग्रेन पेटल्स पे जाके फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, वो आपको तो पता ही है। तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जो मधुमक्खी होती है वो एक पेड़ से अलग पेड़ पे, एक बगीचे से दूसरे बगीचे पे भी जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि फल धारणा बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। तो हमने उस क्रॉस पॉलिनेशन के बीच से अच्छा एक अच्छी नस्ल का मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग मैंड्रिन बनाने का प्रयास किया है। तो आप हमारी भी नर्सरी से परचेस कर सकते हैं। हमारा थोड़ा कॉस्टली जाता है, CCRI के ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन हमारा उससे कम रहता है। 75 रुपीज़ का एक कलम रहता है और बहुत दूर दूर तक जाता है। और अभी बहुत से किसान सिंदूर जना बरूट को कैंसिल करके, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड काम किया जाता है, क्योंकि उस वहाँ पे किसानों ने मदर प्लांट ही नष्ट कर दिया है और मदर प्लांट की अवहेलना कर दी है। उसके कारण हमारे यहाँ अभी CCRI में रिसेंटली हमारे यहाँ का ही वहाँ पे बडिंग गया है और वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने हमारे यहाँ का टेस्टिंग करके हमें गुणवत्ता आधारित पुरस्कृत किया है। तो आप हमारे यहाँ का ले सकते हैं। आप अभी जैसे ही मानसून आता है, मानसून आ जाएगा तब तक 26 जून तक तो नागपुर में मानसून आ ही जाता है। तो 1 जुलाई से गतिविधियां चालू हो जाती है पेड़ लगाने के संदर्भ में। तो आप हमारा नंबर ले लीजिए, कांटेक्ट में रहिए और हम आपको उसके ऊपर मार्गदर्शन करेंगे। और और छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी खामियां जो रहती है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे लगाना है, ये सब गाइडलाइंस हम प्रोवाइड कर देंगे। जी तो फ़ोन नंबर दे दीजिए सर। जी मेरा नंबर है 97, लिख लीजिए, प्रतीक गुड़ांदे, 9765312619। आप गूगल के ऊपर प्रशांत गुड़ांदे नर्सरी करके डालेंगे तो आपको सभी उसके बारे में उपलब्ध जानकारी हो जाएंगी, फोटोज मिल जाएंगी, लोकेशन मिल जाएंगी, सभी एक बार हमारा फिर गूगल के से ऊपर है। नंबर बता दीजिए। 97 एक काम करेंगे सर, नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, मैंने नोट कर लिया है कि अब सब जी लोग जी बार जी बार लिखेंगे, तो जी जो जी अपने जी योगारी ग्रुप है उसमें शेयर कर देता हूँ मैं। जी प्रशांत नर्सरी। हाँ, प्रशांत गुड़ांदे नर्सरी, हमारे इधर प्रशांत जी का नाम ज्यादा चलता है। तो अच्छा अच्छा। वो हमारा लोग घर भी नहीं बताते, तो हमारा सबसे लास्ट है। तो आपको आना पड़ेगा, तो फोन करके ही आना पड़ेगा, कभी कभी फोन भी नहीं लगता। जी तो जी जी आप जरा पहले से ही कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको बराबर मार्गदर्शन किया जाएगा कैसे पहुंचना है। तो जी 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 धन्यवाद सर। जी सर, मैं अगला नाम पुकारता हूँ आदरणीय गणपत लाल जी का, कि वो कृपया अपनी बात रखें। सदन को नमन। आज प्रतीक जी जो संतरे के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि मैंने भी संतरे के 400 पेड़ लगाए हुए हैं, 7-8 वर्ष हो गए हैं, फल बहुत कम आता है। तो हम क्या है वो बरसात वाली सीजन में फल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए खाद और ये दवाई वगैरह आप जो नीम अस्त्र वगैरह जो बताते हैं, तो उसके लिए थोड़ा गाइडलाइन देंगे तो अच्छा रहेगा। वो हमारा को संतरे का जैसे बरसात वाला फल चाहिए। सर आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। ये 40 डिग्री टेम्परेचर हमारा इधर भी रहता है। और आपके महाराष्ट्र से वहाँ से नागपुरी संतरे ही लाए हैं। 8 साल करीब करीब हो गए इनके। हाँ, बहुत से राजस्थान के किसान जो है वो सिंदूर जना घाट से कलम परचेस करके ले जाते हैं, तो वो बहुत ही गलत है। आपने जैसे बताया फल कम आते हैं, तो वो दुविधा के कारण ही फल कम आते हैं, या फल कभी कभी किसी किसी के पेड़ पे आते भी नहीं, बिकॉज आपकी उसका जेनेटिक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहता। तो ठीक है, तो आप जो बात कर रहे हैं वो मृग नक्षत्र में फल लेने की आपकी चाहत है, तो देखिए कि क्या करना पड़ेगा कि आपने
आपको लेना है तो आपको वो तो पेड़ उखाड़ के ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मृग नक्षत्र में पेड़ लेने के लिए जो मृग का बडिंग रहता है, वो बडिंग अगर रहता है हमारे यहाँ कारंजा साइड, कोंडाड़ी साइड, वर्धा जिले के जो भी गांव है वो सभी गांव पे हमारे पास के पेड़ लगे हैं। नासरे करके किसान थे, प्रशांत जी नासरे करके किसान है, उनके पास बहुत बड़ा मृग रहता है। 20 एकड़ में उन्होंने 80 लाख का उत्पादन वहां से लिया है। और येनगांव करके है, खरस खांडा, कोंडाड़ी, ये सभी गांव के लोग अभी हमसे जुड़ गए हैं। तो आपको कैसा है कि मैंने अभी बताया कि कैसा है क्रॉस पॉलिनेशन, ये बातें भी पता नहीं रहती। नर्सरी में अभी मैंने बताया कि नर्सरी में रूट स्टॉक कौन सा लेना है, मदर प्लांट देखना है, ये बहुत ही शाश्वत चीजें हैं जो बेसिक नॉलेज रहता है, किसी भी साइंटिफिक नॉलेज रहता है कि लेना चाहिए। तो ये आप अ, अभी मैंने बताया तो आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। और कोई कोई किसान छोटे मोटे 2-3 अंग्रेजी के शब्द याद कर लेता है और उसको लगता है 1/knowledge=इको, तो वो अपने अहम में आके हमसे बात करता है, तो हम शांत रह जाते हैं, ठीक है बोलते हैं, आप लीजिए बोलते हैं, नमस्ते कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है। मैंने आपके प्रश्न का समाधान कर दिया है। आपको अगर लेना है तो आप क्या कीजिए, आप जो अम्बिया बहार जो लेते हैं, जो उसको पानी बराबर दीजिए, लेकिन वो ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि उसका कलम जो है वो अम्बिया का बडिंग्स का है। तो ठीक है, उस पे भी हम प्रक्रिया करके देख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको उस प्रकार का मिलेगा नहीं। तो एक बार करके देखिए, हमने करके देखा था, लेकिन क्या है कि मृग का अनसर्टेनिटी रहता है, कभी पानी आ जाता है, कभी नहीं आ जाता है, तो फ्लावरिंग स्टेज नहीं मिल पाता हो सके तो। लेकिन अम्बिया जो है वो अपने हाथ में रहता है, जब भी हम उसको पानी नहीं देंगे दिसंबर के एंडिंग में और फिर बाद में एकदम से जून के जनवरी के पहले वीक में पानी दे देंगे, तो फिर क्या हो जाता है, पानी देने के बाद उसमें उर्वरक वगैरह डाल दिया। और फास्फोरस का प्रमाण अगर आपको लेना है तो पोटेशियम डाल दीजिए, अभी जून में, आने वाले जून में, अभी लेना है आपको तो। और अगर पानी की व्यवस्था है तो जैसे ही मानसून आता है, केरल में अभी 1 जून को मानसून आ जाएगा, तो मानसून की न्यूज कान लगा के रखिए, मानसून कब आ रहा है, राजस्थान तक कब पहुंचेगा, तब। और उस प्रकार का वो जो टाइम स्पैन है, उस टाइम स्पैन में आप उर्वरक डाल के, फास्फोरस डाल के, फिर आप उसको ले सकते हैं। नहीं तो ये आप बता रहे तो नहीं है जो गो आधारित करना, तो फिर ये हाँ, फास्फोरस गो वगैरह। आधारित करेंगे तो आपको जीवामृत डालना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी मैंने बताया थी, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, ये अगस्त महीने तक आपको स्प्रेइंग उसका रहेगा। और उसके बाद बीजामृत का भी एक स्प्रे ले लीजिए आप, और जीवामृत उसमें डाल दीजिए। लेकिन डालने का टाइम, जो मिट्टी में जो गीलापन है वो रहना चाहिए। और मॉनसून की न्यूज देखते देखते, क्योंकि मृग नक्षत्र मतलब मृग का पहला पानी, तो मृग का पहला पानी जब आता है उसी समय ये प्रक्रिया आपकी रेडी होनी चाहिए, और फिर बाद में आप पानी देके भी कर सकते हैं। लेकिन जो वेदर कंडीशन है वो मृग की बननी चाहिए, तभी आपका ये मृग का फ्लावर आता है। मृग के फ्लावर कभी कभी नहीं भी आते, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है मृग के लिए। तो वो टाइम स्पैन आपको गतिविधि से जुड़े के वो टाइम साधना पड़ता है, उसका चलाना पड़ता है। इसके लिए मैं जी आपसे फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत बाद में कभी भी आपको समय हो तो। जी जी बिल्कुल, मेरा नंबर हाँ, यहाँ लिख पे लिया। आ ही गया है ग्रुप के ऊपर। मैंने लिख लिया, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और राजस्थान से जो भी किसान जुड़े हुए हैं उनको मृग की कलम लेनी चाहिए, और वो जी जी। हमारे पास अवेलेबल रहती है। हम साइंटिफिक पद्धति से काम करते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्या कि धन्यवाद। हमने क्या, अब 8 साल पहले तो हमारे कोई नॉलेज था नहीं, अब आज बता रहे आप, आज नॉलेज हो रहा है कि भाई ये कलम लेनी चाहिए, पर क्या है वो लगा दिया। अब उसको 8 साल के पौधों में मान लो कितनी मेहनत हो गई, वो फल आ जाए, तो ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, थोड़ा नॉलेज मिल जाए यूँ। एक बार आप देवबर्डी विजिट कीजिए, हम आपको प्रैक्टिकली हमारे खेती में दिखा देंगे कैसा क्या है। हमारे यहाँ पे प्लांट लगाए गए हुए हैं, और वहाँ पे सब बोर्ड वगैरह लगा दिया है, ताकि किसान उस किसान को वो ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हो, किस प्रकार का रहता है। किसान करता है, लेकिन क्या है, मैं एक मराठी की कविता आपके सामने रखूंगा। बिन भिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु, झाडे वेली पशु पाखरे यांशी गोष्टी करू। मतलब बिन दीवारों के स्कूल में वो पढ़ते रहता है, और उसको पढ़ाने वाला मास्टर निसर्ग है, निसर्ग उसको पढ़ाता है। तो जैसे जैसे वो पढ़ता है वैसे वैसे आगे बढ़ता है। जिसको जिस समय ज्ञान हो जाता है, तो उस समय उसकी गाड़ी बराबर पटरी पे आ जाती है।
सही सही सही। अब क्या है, अब ध्यान रखेंगे, नए किसान कोई भी आएंगे तो आपसे कांटेक्ट करवाएंगे, जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समाधान किया आपने। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ आदरणीय असित तिवारी जी को कि वो अपनी बात रखें। शायद असित तिवारी जी सुन नहीं पा रहे मुझे, तो मैं डॉक्टर रोशनलाल राउत जी को आमंत्रित करता हूँ। हेलो, हाँ जी। तिवारी जी शायद तैयार हो गए थे, फिर भी अगर जी तिवारी जी जी कुछ बोलिए। पूछना चाह रहे हैं तो बात कर लें। हमको ये चाहिए, जानकारी चाहिए कि इसके पौधे क्या मध्य प्रदेश के इधर पुणे में इलाहाबाद जिले के पास में लग जाएंगे क्या, संतरे के? आपकी यहाँ सॉइल किस प्रकार की है? मेरे यहाँ सॉइल है, सीगम मिट्टी है, दोमट टाइप की। और और कुछ आसपास में कोई ब्लैक झुड्डी वाला सॉइल ट्री भी कौन है। कौन से है? श्रब्स ट्री कौन कौन से? श्रब्स वाले ट्री कौन कौन से? आम, आम, अमरूद, ये सब खूब होते हैं, नींबू। ठीक है, तो फिर नींबू होता है तो ये हो जाएगा। लेकिन जो भी आपका जो एरिया है, इलाहाबाद में आया था, वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, वहाँ पे स्नान भी किया था। तो इलाहाबाद में हो सकता है आप पहले पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर आप थोड़े से लगा के देखिए, 100 या 50 पौधे या 1 एकड़ में करके देखिए। अब और उसमें हमारे बताए तरीके से अगर आपको फायदा हो गया, मतलब आ गया फल, तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं और एक्सपांड कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में हो गया है। उसी प्रकार हमारे यहाँ नांदेड़ या परभनी जो दुष्काल वाला एरिया था, जहाँ पे ड्रॉट प्रोन रहता था, तो उस एरिया में भी हो रहे हैं। कर्नाटक से भी बहुत से किसान बेलगांव से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पौधे प्राप्त करने के लिए आपसे संपर्क करने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। किस मौसम में करें, कब करें? देखिए कि हमारा तो बुकिंग का व्यवस्था नहीं रहता। जून महीने में हमारा सेलिंग चालू हो जाता है, मतलब जैसे ही मानसून आ जाता है और सभी नागपुर एरिया में या उसके बाद मध्य प्रदेश से भी बहुत से किसान हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सावनेर तहसील है जो एमपी बॉर्डर के ऊपर हमारा एरिया आता है। तो सौसर और वहाँ से जुड़े हुए, तो 26 जून को जैसे ही मानसून पूरा एरिया कवर कर लेता है, तो 1 जुलाई से हमारा सेलिंग 1 जुलाई से चालू हो जाता है। अगर पानी हो गया तो चालू हो जाता है 1 जुलाई से, नहीं तो 10 जुलाई भी हो जाता है। कभी कभी मानसून मृग नक्षत्र का पानी आता ही नहीं है, तो कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो चलिए, आप मैं कभी आपसे संपर्क फोन कर करूंगा। सकते हैं। जी धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब रोशनलाल राउत जी बोले सर। जी जी, मैं मेरा 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 ये है, प्रतीक जी आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर मेरे कुछ कंट्रोडिक्टरी है आपसे। एक्चुअली मैं हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ, और 2002 से 2007 तक मैंने संतरे पे पांडुरना, सौसर इस जिले में काम किया, और मैं रहने वाला भी छिंदवाड़ा का हूँ, और हॉर्टिकल्चर ही मेरा विषय है। तो थोड़ा सा कुछ मेरे सुझाव थे, क्षमा चाहूँगा। वैसे क्या है, सदन की हमारी गरिमा है कि हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं अपने लोगों की बातों को काटना, पर कुछ चीज़ों को मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पहले कहा था कि रंगपुर लाइम जो है वो बेस्ट रूट स्टॉक है आज की तारीख में, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। और रफ लेमन ससेप्टेबल रूट स्टॉक है फॉर फाइटोप्थोरा, ये साइंटिफिक प्रूफ है पहला। दूसरा ये कि हमारा जो ये एरिया है, जैसे अभी गणपत लाल जी ने पूछा, तो गणपत लाल जी का जो प्रॉब्लम है, गणपत लाल जी मुझे ये बताएंगे आपके क्षेत्र में आप गर्मी में कौन सी फसल लेते हैं उस बगीचे में? गणपत लाल जी राजस्थान से।
हेलो, गणपत लाल जी कुछ बोलेंगे? एक मिनट मेरी हाँ आवाज? सर, हाँ सर, हाँ जी। आप कौन सी फसल लेते हैं? नहीं गर्मी में कोई नहीं लेते, अभी जो लेके बंद कर दिया था, उसमें वो कुछ भी नहीं आ रहा था, हमने जो बो दिया, क्या करें। देखिए, एक चीज संतरे में याद रखिए, इसमें अभी जैसे इन्होंने बोला कि दिसंबर में काम देते हैं अम्बिया के लिए, वैसे ही गर्मी में आपको मई में कोई फसल नहीं लेना है। अगर गलती से बारिश भी होती है उस समय गर्मी में, तो आपका बाहर अच्छा नहीं आएगा। मेन सिट्रस वैरायटी की एक खासियत है, नींबू पूरे साल भर आता है, नींबू 3 बार आता है, अमृत, अम्बिया और हस्त 3 बाहर इसमें आती है। पर सिट्रस में हम 1 बाहर लेते हैं साल में, अमृत लेते हैं या अम्बिया लेते हैं। तो अम्बिया, अगर आपको अमृत बाहर लेना है तो आपको गर्मी में पानी रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। गर्मी में पानी नहीं तो दूसरी चीज उसमें फसल नहीं ले, और जो प्रबंधन है उसका, भोजन का प्रबंधन अच्छे से करें। गहरी सिट्रस में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जड़ कभी नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत, इतनी जड़ों में आप जुताई करेंगे। हेलो, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है रोशन लाल भैया। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हेलो, जो सिट्रस में है उसमें हम गहरी जुताई बिल्कुल नहीं करें। जितना गणपत लाल जी आप बंद कर लीजिए माइक अपना, तो आवाज आएगी बढ़िया। माइक तो बंद है। हेलो, नहीं बोले डॉक्टर साहब, आप बोले। हाँ आप बोलिए जी। हाँ, इसमें सिट्रस फैमिली में मैं ये कह रहा था कि इसमें पूरी जड़ें उथली होती है, फीडिंग रूट्स बहुत ऊपर होती है। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हमको उथली जुताई, मतलब जो गहरी जुताई है वो बिल्कुल नहीं करनी है। गर्मी में कोई फसल नहीं लेनी है अगर आपको मृग बाहर लेना है तो। और दूसरा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छे से करें। खाद आप अगर पूरी तरह से प्राकृतिक कर रहे हैं तो इसमें खाद अच्छे से दें। जैसे ही खरीफ ऋतु शुरू होती है, बारिश शुरू होती है, तो उस समय खाद अच्छे से दे, तो मैं समझता हूँ आपके यहाँ अच्छे से फलन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फूल आते हैं उसके बाद आप पानी देना शुरू कर दें। फूल जिस समय आपके फूल आ जाए उसके बाद आप पानी देना शुरू कर दें। मेन होता है कि फ्लावरिंग आने के बाद हम पानी नहीं दे पाते। अगर फ्लावरिंग आने के बाद आप पानी देते हैं और फल झड़े नहीं, फूल झड़े नहीं, फल झड़े नहीं, इसकी व्यवस्था करें, एक चीज। और दूसरा, इसमें तापमान का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। सॉइल एक फैक्टर है जो महाराष्ट्र, जो विदर्भ वाला पूरा एरिया है, इसकी सॉइल में थोड़ी सी कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, तो यहाँ का संतरा कंपैरेटिवली मीठा होता है। जैसे अभी डॉक्टर किशोर दुबे साहब ने बताया कि कुर्ग, खांसी, ये इसकी कुर्ग में होता है, खांसी में होता है, असमीस मैंडरिन होता है, तो ये अलग अलग इसकी वैरायटीज हैं। और जो किन्नो है, किन्नो एक्चुअली में मैंडरिन और एक लेमन होता है उसका क्रॉस है, तो ये हाइब्रिड है एक तरह का। और ये सिर्फ हरियाणा, पंजाब में ही और राजस्थान के कुछ एरिया में उगाया जाता है। तो ये है। और जो हमारा, अगर जो हम इलाहाबाद के हमारे भाई बात कर रहे थे, तो इलाहाबाद में अगर इसको लगाएंगे तो ये शोर आएगा, थोड़ा सा खट्टापन इसमें ज़्यादा होगा, मिठास कम होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन है वो उतना अच्छा वहाँ पर नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर इसमें कहीं त्रुटि हो तो आप सुधार कर सकते हैं। जी ओम। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपनी बात रखी। इससे विचार और स्पष्ट होते हैं और बात और स्पष्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपने सदन की व्यवस्था है। और एक दिन आपका भी इसी विषय पर आधारित मुख्य अतिथि के रूप में वक्तव्य लेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। और क्योंकि 8:30 हो गए हैं जो अपना टाइम है, फिर भी मैं बने सिंह जी का हैंड रेज हुआ है, 2-3 क्वेश्चन हालांकि उनके हो चुके हैं पहले, तो मैं चाहूंगा संक्षेप में अपना संक्षिप्त प्रश्न रखें आदरणीय बने सिंह जी। जी भ्राता जी, मेरा मुख्य अतिथि से निवेदन है कि संतरे के बाग में जो रासायनिक से ज्यादा उत्पादन आता है ना, या ऑर्गेनिक से ज्यादा उत्पादन आता है, और कौन से फल ज्यादा टिकाऊ रहता है? जो डॉक्टर साहब ने, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं सर,
लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि रंगपुर जो है, तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर सोनकर है, डॉक्टर मुरकुटे है, हम CCRI से नज़दीक से जुड़े हुए हैं। हमारा जो भी विचार विमर्श होता है तो हम CCRI के अलग-अलग ट्रेनिंग में जाते रहते हैं। अपेडा का ट्रेनिंग हो या अलग-अलग ट्रेनिंग हो तो हम वहाँ पे जाते रहते हैं। तो उनके रिसर्च स्टडी के डॉक्टर मुरकुटे करके थे, तो उनका रिसर्च था ये वाला। तो जो रंगपुर लाइम जो है वो बदनापुर की जो मौसम्बी है उसके लिए सूटेबल है, लेकिन जो नागपुर मैंड्रिन है उसको एलिमो और रफ लेमन बहुत अच्छा है। तो उनके रिसर्च आधारित रिसर्च पेपर पे आधारित मैं उनको उसके बारे में मैंने अपनी बात रखी, तो मैं आपको शेयर कर दिया। ठीक है, तो सर ने जो बोला कि ये जो है ऑर्गेनिक या रासायनिक, तो रासायनिक अगर खेती करते हैं तो लाजमी है कि वो टिकाऊ नहीं रहेगा और प्रोडक्शन तो ज़्यादा मिलेगा। वैसे ऑर्गेनिक का भी मिलता है, लेकिन जो उसका जो रहने का पीरियड है फल का वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, और जो ऑर्गेनिक वाला है वो ज़्यादा समय तक सस्टेन करेगा टेम्परेचर, या कोई भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड गतिविधियां हो तो वो ज़्यादा दिन तक हमारे को टाइम देगा कि वो सड़ ना जाए। तो ये एक उसका फायदा है। हो गया सर जी समाधान। आप जो बोल रहे हैं उसमें क्या है कि मेरे खेत का जो संतरा है ना ऑर्गेनिक था और उसका माल मेरे खेत से दुबई गया है, और दुबई जाने के बाद तीसरे वर्ष उस व्यापारी का फोन आया कि आपके खेत के माल की हमें आवश्यकता है। और रही बात उत्पादन की, तो उत्पादन ऑर्गेनिक में संतरे का फल ऑर्गेनिक में ज़्यादा पैदा होता है। जी गणेश सिंह चलिए भाई बहुत साहब, बहुत धन्यवाद। जी हीरालाल नहीं, भाई साहब, एक मिनट। बहुत सुंदर हमारे प्रतीक भैया जो नागपुर से है, उन्होंने बहुत अच्छे से दे रहे हैं मार्गदर्शन, और कल वो कंटिन्यू करेंगे प्रतीक भैया, 2 दिन के लिए है, और आगे जिनके भी सवाल है वो कल ले लेंगे। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब का हैंड राइज था, हीरालाल भाई साहब पहले उनको ले लीजिए, और आभार भी दिनेश भैया ही करेंगे। जी हीरालाल भाई जी साहब। बहन जी, आपने मेरे मन की बात कह दी पूरी 100%। मैं वही करने जा रहा था, सेम टू सेम मेरे मन में वही विचार आया था। हैंडरेज भी मैंने देख लिया था, और यही आया था कि दोनों काम उन्हीं से सध जाएंगे, और जो थोड़ी बहुत संचालन में गड़बड़ी उसको संभाल भी देंगे, वो व्यवस्था जमा देंगे। तो एक बार मैं डॉक्टर रोशन लाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुख्य अतिथि का जो प्रोटोकॉल है, जो सम्मान है, उसको बनाए रखते हुए अपनी बात रखी। और यही बड़प्पन है कि हम दूसरे की बातों को सम्मान रखते हुए अपनी बात को रखें। अपना अपना ज्ञान है, अपना अनुभव है, मिट्टी की महिमा है, मिट्टी क्षेत्र विशेष का उसका अपना अपना उत्पादन होता है। तो आपने भी अपनी बात रखी सम्मान के साथ। तो जैसे कि बहन जी ने कहा कि आदरणीय से निवेदन मैं कर लेता हूँ प्रतीक जी से कि कल भी अपना समाधान करेंगे, जितने क्वेश्चन रह गए हैं कल हो जाएंगे। और आदरणीय दिनेश सेमाल जी से निवेदन करता हूँ कि 100 के हिसाब से अपनी बात रखते हुए, मेरे द्वारा संचालक कमी को संभालते हुए, अपनी बात को रखते हुए, आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करने का कष्ट करें। पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड हरिभूम से आदरणीय दिनेश जी शेमवाल। ओम। जी आदरणीय सर, धन्यवाद। और आपने सुंदर संचालन किया, और जैसे कहा जाता है कि जो नागपुरी संतरे हैं, आज के मुख्य अतिथि जी ने बहुत सुंदर बातें बताई हैं, और नागपुरी संतरे सबसे मीठे संतरों में से एक हैं, क्योंकि पहाड़ों में तो संतरे में उतनी मिठास नहीं होती है, लेकिन जो नागपुरी संतरे के सदृश से ही आपने सुंदर मिठास भरा संचालन किया है। और मैं पिछली बार कुछ किसानों से बात कर रहा था, और वो महाराष्ट्र के ही किसान थे। महाराष्ट्र से संभवतः गजानन पवार जी थे। उन्होंने एक बात बताई थी मुझे कि जो ये संतरा है अपना नागपुरी संतरा, उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ से आया। तो मैंने कहा नागपुरी संतरा तो फेमस है, ये तो नागपुर की पैदावार होगी। तो उन्होंने एक बात बताए थे कि कोई 1895-96 या कुछ ऐसे ही स्वर्गीय रघुराज जी भोसले,
उन्होंने क्या किया कि अपने जो किचन गार्डन में, अब जो राजा जी थे तो किचन गार्डन भी बहुत बड़ा बाग ही होगा उनका, तो उन्होंने देश भर से अलग-अलग सिट्रस प्रजाति नागपुर में रोपी। उसमें से आसामी अरुणाचली प्रजाति जो थी, वो ऐसा एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने ये कार्य किया था और ये देखने के लिए कि ये होता है, नहीं होता है, लेकिन उस प्रजाति ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना नाम बदल दिया। वो हो गया नागपुरी संतरा। ऐसे मुझे बताया गया और हाँ, ये बात है कि रघुनाथ जी भोसले का बहुत बड़ा रोल है इन संतरों की पैदावार को आगे बढ़ाने में। और दूसरी बात ये रही कि मैं उत्तराखंड की पहाड़ी अंचल से आता हूँ। यहाँ पे हमारे भी खूब माल्टा कहते हैं और दूसरा नारंगी, यानी संतरा का ही रूप है। इसकी पैदावार धीरे-धीरे काफ़ी घट रही है। तो कल वाले सत्र में मैं एक प्रश्न रख पाऊँगा और कुछ समाधान हो पाएगा। हाँ, दूसरी बात थी कि जो अभी जो जीआई टैग मिला है, ये महाराष्ट्र में नागपुर को मिला है, कर्नाटक, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जो उगाए जाने वाले संतरे हैं, इनको जीआई टैग भी मिला है। और जो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्य वक्ता आदरणीय प्रतीक जी हैं, उनसे ये वार्ता हम आगे भी जारी रखेंगे। बहुत सुंदर वार्ता है और इस वार्ता की सुंदरता इसलिए भी बढ़ जाती है कि आप युवा हैं और युवाओं को, किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारा जो संतरा हमें और ताज़गी दे, क्योंकि मौसम गर्मी का आ गया है और जो बोतल बंद जो जितने भी पेय पदार्थ हैं, उनमें से हम जानते ही हैं कि वो पीने योग्य बहुत ही कम है। हमारे स्वास्थ्य के खिलाफ वो कार्य करते हैं। तो हम नागपुरी संतरा और संतरों की तादाद बढ़ाएँ, उनकी मात्रा संख्या बढ़ाएँ और हमारे किसान बंधु के साथ-साथ हमारे जो नागरिक हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। और इसी क्रम में आज हमारे आदरणीय योगी जी, हमारे श्री पटेल जी ने हमें योग कराया माँ पीताम्बरा के प्रांगण से और आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी ने योग और योग के साथ-साथ इस परिचर्चा में, जबकि हम संतरे की मिठास के बारे में बात कर रहे हैं, आज की मुख्य वक्ता के साथ ही, अन्य आदरणीय सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण बात रखी, अनुभव रखा और प्रश्न भी रखे और प्रश्न में इस तरह रखे कि कुछ करने की गुंजाइश उनमें सदा बनी रहती है। तो हम और क्या-क्या बात सोच सकते हैं, तो जैसे अभी आदरणीय सदस्यों ने कहा है कि कल भी ये वार्ता जारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय सभी सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की हमारी संचालक महोदय जी का, आज के हमारे योग शिक्षक महोदय जी का, आज के हमारे वक्ता जो मुख्य वक्ता जी हैं प्रतीक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। साथ में आदरणीय पवन कुमार सर, जिनका मार्गदर्शन नित्य निरंतर सहजता, सरलता के साथ और सरसता के साथ हमें मिलता है। आदरणीय रंजना बहन जी और हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब योग पीठ में हैं और उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति के साथ-साथ आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी हिमाचल प्रदेश के अ, धर्मशाला में भी हैं और आदरणीय बने सिंह बगावत जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, गजानन बाजर जी, हीरालाल कुशवाहा जी, कल्पना कोथले जी, कृष्णा कुमार जी, अ, हमारी आदरणीय बहन माया गुलांडे जी, अ, मिथिलेश सिंह जी, नीलकंठ साबले जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, अ, और पीएफएसपी पूरी की समस्त टीम, प्राची गुलांडे जी, प्रतीक गुलांडे जी आज के हमारे मुख्य वक्ता और पुष्पा नौटियाल जी, राजश्री कुशवाहा जी, स्वास्तिक इंटरप्राइजेस से हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी,
और वैशाली विनायक जी, आप सभी आदरणीयों को मैं इस मंच की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ